गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम ऑफर और प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट शुरू करने वाले हैं सेक्शन 10 का। हमारा सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट था एग्रीमेंट। और दोस्तों एग्रीमेंट दो चीजों से बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो उसमें से सबसे पहली चीज आज हम ऑफर पढ़ने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रपोजल और ऑफर से। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या है ऑफर की। दोस्तों ऑफर का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना विलिंगनेस बताती है, अपनी इच्छा बताती है, और अपनी इच्छा बताती है कुछ करने के लिए या तो फिर कुछ ना करने के लिए। और ये सब जो एक पार्टी करती है ना, एक पार्टी अपना इच्छा जो बताती है दूसरी को, वो क्यों बताती है? क्योंकि वो दूसरी पार्टी से उसका जवाब चाहती है। तो दोस्तों इसी को ही कहते हैं ऑफर। तो जब एक पर्सन अदर पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन हिज एसेंट देयर टू। कहने का मतलब ये है कि अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करना, एक बात ये हो गई। और वो विलिंगनेस कुछ करने के लिए भी हो सकती है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकती है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार है, मुझे वो सेल करनी है। तो मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि मुझे ये कार जो है सेल करनी है, क्या आप ये मुझसे खरीदोगे क्या? तो मैंने कुछ करने के लिए अपनी इच्छा बताई है उसको। और ये जो मैं उसको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? ताकि मैं उसका जवाब चाहता हूं इसके ऊपर। दोस्तों ये एक ऑफर माना जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो मुझे इस ऑफर का जवाब दे, मेरी इच्छा का वो मुझे जवाब दे। तो मैं उसको कुछ करने के लिए अपनी इच्छा बता रहा हूँ और उसका जवाब चाहता हूँ। इसी को ही दोस्तों कहते हैं ऑफर। तो ये कुछ करने के लिए ऑफर है। एक ऑफर ऐसा भी होता है जिसमें कुछ ना करने का भी ऑफर हो सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है बुक में कि एक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद में जो अदर पार्टी है जिसको नुकसान हुआ, वो कोर्ट जा रहा था। तो उसको रोका गया, उसको हमने रोक दिया, उसको हमने कहा कि आप भैया कोर्ट मत जाओ, हम आपको पैसे देते हैं। तो यहाँ पे उसको कुछ ना करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है कि आप जो करने वाले हो वो मत करो, आप रुक जाओ। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। तो एक पर्सन अपनी इच्छा बता रहा है, विलिंगनेस बता रहा है। और ये सब क्यों बता रहा है? ताकि वो अदर पार्टी का एसेंट लेना चाहता है। एसेंट का मतलब जवाब लेना चाहता है। किसके ऊपर जवाब? ऑफर के ऊपर। टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो कहने का मतलब ये है, जब एक पर्सन अदर पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, और ये सब जो बता रहा है क्यों बता रहा है? ताकि उसका जवाब आना चाहिए अदर पार्टी का उस प्रपोजल के ऊपर। उसी को ही दोस्तों कहते हैं ऑफर। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये सारे एसेंशियल्स मिलेंगे। एक ऑफर में, एक प्रपोजल में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जो पर्सन प्रपोजल देता है, जैसे मेरे पास कार है, मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे एक कार सेल करनी है। तो यहाँ पे ऑफर मैं दे रहा हूं उसको कि आप खरीदोगे क्या? तो यहाँ पे मैं क्या हो गया? मुझे क्या कहा जाएगा? ऑफरर कहा जाएगा या प्रॉमिसर कहा जाएगा। जिसको ऑफर दिया गया है, जैसे मेरा फ्रेंड, उसको क्या कहा जाएगा? ऑफरी कहा जाएगा। और जो पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा उसको प्रॉमिसी और एक्सेप्टर कहा जाएगा। तो अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ऑफरी भी फ्रेंड हो गया और जो एक्सेप्टर है, प्रॉमिसी जो है, ये भी फ्रेंड ही हो गया। तो यहाँ पे सेम पर्सन है, क्योंकि ये जो मेरा ऑफर है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, उसी फ्रेंड के लिए मेरा ऑफर है। और एक बात ध्यान में रखना, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है सिर्फ वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। जिसको ऑफर दिया ही नहीं गया वो कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ये रूल है, ये लॉ है। और कुछ ऑफर ऐसे होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, ओपन टू ऑल होते हैं। तो उसको हम जनरल ऑफर कहते हैं। दोस्तों उस केस में ये जो ऑफर दिया गया है ये सारी पब्लिक को दिया गया है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो सारे लोग वो हो गए ऑफरी। और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो ऑफर वो एक्सेप्ट करेगा उसको ही सिर्फ कहा जाएगा प्रॉमिसी या फिर एक्सेप्टर। तो जिनको, जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो हो गया ऑफरर, जिसको ऑफर दिया गया है वो हो गया ऑफरी, और जो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट करेगा वो हो जाएगा प्रॉमिसी या फिर एक्सेप्टर। ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऑफर वैलिड तभी होता है, एक ऑफर तभी वैलिड होता है जब जो पर्सन, जो पार्टी, वो अपनी विलिंगनेस तो एक्सप्रेस कर रही है टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एक ऑफर तभी वैलिड माना जाता है जब एक पार्टी जो ऑफर कर रही है, जो ऑफर दे रही है, वो कुछ करने के लिए भी ऑफर दे सकती है या फिर कुछ ना करने के लिए भी ऑफर दे सकती है। सिर्फ आप अपनी विलिंगनेस बताओगे तो उसको ऑफर नहीं माना जाएगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मेरे पास कार है, मैंने कहा कि मेरे पास कार है, मुझे ये बेचनी है। मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि मुझे ये कार बेचनी है, तो दोस्तों इसको ऑफर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ मेरी विलिंगनेस बता रहा हूं, मैं मेरी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा हूं। हाँ, यहाँ पे मुझे एक और सेंटेंस जोड़ना होगा, मुझे मेरे फ्रेंड से कहना होगा कि मेरे पास ये कार जो है ये मैं बेचना चाहता हूं, क्या आप मुझसे ये कार खरीदोगे क्या? तो अब मैंने ये जो सेंटेंस बोला है, क्या आप मुझसे ये कार खरीदोगे क्या, तो ये मैं उसको कुछ करने के लिए बोल रहा हूं, कुछ करने के लिए अपनी इच्छा बता रहा हूं और उसका मैं जवाब चाहता हूं इसके ऊपर, तो इसको ऑफर कहा जाएगा। तो अगर एक पार्टी जो ऑफर दे रही है वो अपनी विलिंगनेस बताएगी कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए भी ऑफर हो सकता है, तो वो ये सब जो कह रही है वो इसलिए कह रही है ताकि सामने वाले का जवाब, अदर पार्टी का उसके ऊपर जवाब आना चाहिए, एसेंट आना चाहिए, तभी उसको ऑफर कहा जाएगा। अगर कोई पार्टी सिर्फ अपना विलिंगनेस बता रही है लेकिन सामने वाले का जवाब उसके ऊपर नहीं चाहती है, तो उसको दोस्तों ऑफर नहीं कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए ने कहा बी से कि वो शादी करना चाहता है, तो ये कुछ बी के लिए ऑफर नहीं हुआ। ए ने सिर्फ अपनी इच्छा उसको बताई है कि वो शादी करना चाहता है, तो बी के लिए कोई ऑफर नहीं हुआ, बी उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ए को एक और सेंटेंस जोड़ना होगा, उसको कहना होगा विल यू मैरी मी, मीन्स क्या आप मुझसे शादी करोगे, तो वो बी के लिए ऑफर माना जाएगा। ठीक है, तो सिंपली बस आपने अपना विलिंगनेस बताया है, उसको हम ऑफर नहीं कहते। आप अपना विलिंगनेस तो बता रहे हो कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, और आप ये सब जो कह रहे हो ये क्यों कह रहे हो, ताकि आप सामने वाले का जवाब चाहते हो उसके ऊपर, तो ही उसको ऑफर माना जाएगा। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब कुछ करने के लिए भी ऑफर हो सकता है, अदर पार्टी कुछ करेगी, या तो फिर अदर पार्टी कुछ ना करेगी उसके लिए भी ऑफर हो सकता है। जैसे कि मैंने कार, आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास कार है, मुझे बेचनी है, तो मैंने सामने वाले से कहा कि क्या आप मुझसे कार खरीदोगे, तो ये कुछ करने के लिए, इसको पॉजिटिव ऑफर कहा जाएगा। या तो फिर मेरा किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया और मान लो वो कोर्ट में जा रहा है, तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा आप कोर्ट में मत जाओ, मैं आपको कॉम्पेंसेशन देता हूं, तो मैं यहाँ पे उसको कुछ ना करने के लिए ऑफर दे रहा हूँ, उसको नेगेटिव ऑफर कहेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। कहने का मतलब ये है कि ऑफर में हमेशा एक पार्टी अपना विलिंगनेस तो एक्सप्रेस करेगी, और वो क्यों एक्सप्रेस करती है, वो चाहती है कि अदर पार्टी जो है उसके ऊपर जवाब दे। तो यहाँ पे अदर पार्टी एसेंट देगी उस व्यू से, उस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए ऑफर दिया जाता है, तो ये बात उसमें प्रेजेंट होती ही है एक ऑफर में। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर किस किस तरह के होते हैं, तो जनरली 5 टाइप के ऑफर्स होते हैं। पहला होता है जनरल ऑफर। अब जनरल ऑफर किसको कहा जाएगा, जनरल ऑफर ये ऐसा ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है, मीन्स सारे पर्सन, कोई भी उसमें से एक्सेप्ट कर सकता है, सबके लिए ऑफर ओपन है, ये उस तरह का ऑफर होता है। तो हम देखेंगे इसमें, देखो क्या कहा है, पब्लिक एट लार्ज के लिए ऑफर होता है, कोई भी पर्सन उसमें से एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको भी एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, हम 2 केस इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसका रेफरेंस आपको पेपर में बहुत बार देना होता है। तो इसके ऊपर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आपको ये केस स्टडी का रेफरेंस देना होगा, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। अब देखो हुआ क्या था, ये एक मेडिसिन वाली कंपनी थी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। अब इसने क्या किया था, एक पेपर में ऐड दिया था कि जो कोई भी मेरी मेडिसिन परचेज करेगा और जैसा हम कहते हैं वैसा अगर वो पर्सन मेडिसिन यूज करता है, तो उसको इन्फ्लुएंजा कभी भी नहीं होगा। और ये एक ओल्ड लेडी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ये पढ़ने के बाद में उस लेडी ने मेडिसिन परचेज की
उसको एज पर द डायरेक्शंस जैसा कहा गया था वैसा ही यूज किया, फिर भी उस ओल्ड लेडी को इन्फ्लुएंजा हो गया। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी जो है उसने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, उसने कॉम्पेंसेशन मांगा। तो यहाँ पे वो कंपनी का जो कहना था, उसका कहना था हमने आपको ऐसा कोई ऑफर दिया ही नहीं है। तो कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन सुनाया कि ये जो न्यूज़पेपर में ऐड दी गई है इसको ऑफर ही माना जाएगा, और ये जो ऑफर है ये जनरल ऑफर है। जो कोई भी ये ऑफर पढ़ेगा और मेडिसिन परचेस करेगा, उसको एज पर द डायरेक्शंस यूज करेगा, तो ऐसा माना जाएगा कि ये ऑफर जो है एक्सेप्ट हो चुका है, क्योंकि ये जनरल ऑफर है। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने वही फैसला सुनाया और ओल्ड लेडी के फेवर में डिसीजन आया। उस ओल्ड लेडी का नाम था मिसिस कार्लेट। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी न्यूज़पेपर में ऐड आती है और उसमें अगर कोई कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि आप हमारी चीज जो है, हमारा प्रोडक्ट जो है आप ये यूज करो, तो आप एज पर डायरेक्शंस, अगर आप हमारे डायरेक्शंस के हिसाब से यूज करोगे तो आपको ये डिसीज नहीं होगी, और आप परचेज करते हो, यूज करते हो एज पर डायरेक्शंस, और उसके बाद में भी आपको डिसीज होती है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने वो मेडिसिन परचेज की और उसको एज पर डायरेक्शन यूज किया, ऐसा माना जाएगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर दिया है। उसके बाद में अगर कुछ होता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। तो वही बात कही है यहाँ पे। ये जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वही सारी बातें कही है। उसके बाद में सेकंड केस जो बहुत फेमस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। दोस्तों, इस केस में ऐसा कहा गया है कि ऑफर, जो जनरल ऑफर होता है कि कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसके लिए पहले उसको ऑफर का पता होना जरूरी है। जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है ना वो ऑफर, उसको पहले ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, वो ऑफर एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। जैसे यहाँ पे केस हुआ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, इसके ऊपर भी बहुत बार केस स्टडी आ चुकी है, उसमें आपको फिर इस केस का रेफरेंस देना होगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक जी नाम का पर्सन था, उसने अपने एक सर्वेंट को, एल को, अपने नेफ्यू को भेजने के लिए, ढूंढने के लिए भेज दिया। उसका नेफ्यू मिसिंग था, उसको ढूंढने के लिए उसने अपने सर्वेंट को भेज दिया। उसका सर्वेंट चले गया उसको ढूंढने, नेफ्यू को। अब क्या हुआ, वो सर्वेंट जाने के बाद में जी ने अनाउंसमेंट किया कि जो कोई भी पर्सन मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। अब वो जो सर्वेंट जा चुका था मिस्टर एल, उसको इस ऑफर के बारे में, इस अनाउंसमेंट के बारे में नहीं पता था। उसने नेफ्यू को ढूंढ के लाया, ढूंढ के लाके अपने जो मास्टर है, जी है, मिस्टर जी, उसको हैंड ओवर कर दिया और वो वहां से चला गया। बाद में उसको अदर पर्सन से पता चला कि ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था, मिस्टर जी ने ऐसा अनाउंसमेंट किया था कि जो कोई भी नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अब मिस्टर एल को तो तब ये बात पता ही नहीं थी, ये तो उसको बाद में पता चली। बाद में जैसे ही पता चली तो वो जो मिस्टर एल है वो मिस्टर जी के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरा रिवॉर्ड दो। यहाँ पे मिस्टर जी ने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया, तो कोर्ट केस हुआ, और कोर्ट केस जो गया वो मिस्टर जी के फेवर में गया। कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया कि मिस्टर एल, आपको तो इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो आप इसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। ये जनरल ऑफर तो था, लेकिन ऑफर तो सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर के बारे में जानकारी होगी। ऑफर पढ़े, सामने वाला पर्सन, अदर पर्सन ऑफर पढ़ेगा और उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आपको ऑफर की जानकारी ही नहीं थी, तो आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। तो एक्सेप्ट तो वही पर्सन कर सकता है जिसको ऑफर के बारे में जानकारी है। जिसको ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है वो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही फेमस केस हुआ था लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। ये जो ऑफर होता है ना, ये पर्टिकुलर उस पर्सन को ही एक्सेप्ट करना होता है जिसको ऑफर दिया गया है। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि मेरे पास एक कार है, मैं आपको सेल करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे कार खरीदोगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल ऑफर दिया है। ये ऑफर मैंने किसको दिया है, सिर्फ मैंने मेरे फ्रेंड को ही दिया है। तो वही पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन खड़ा था,
हमारे साथ में, और वो भी ये सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा मैं खरीदने को तैयार हूँ। तो ये जो है, इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने ऑफर तो मेरे फ्रेंड को ही दिया है, वो थर्ड पर्सन को नहीं दिया है। थर्ड पर्सन अगर कहता है कि मैं खरीदने को तैयार हूं, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये तो एक अलग ऑफर हो गया मेरे लिए, उसकी तरफ से। उसकी तरफ से ये अलग ऑफर हो गया मेरे लिए। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो ये ऐसा ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर, ऐसा ऑफर है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जाता है, और जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अदर पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसके ऊपर भी दोस्तों बहुत ही फेमस केस हुआ था, बोल्टन वर्सेस जोन्स का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हमको ये केस आएगा बोल्टन वर्सेस जोन्स, तब आपको मैं याद दिलाऊंगा कि ये स्पेशल ऑफर में हमने कवर किया था। तो तब तक के लिए वेट करना। तो कहने का मतलब ये, जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप है क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस ऑफर किसको कहते हैं दोस्तों? एक्चुअली इसमें दो ऑफर होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कार है, मुझे सेल करनी है, और ये बात मेरे फ्रेंड को पता चल गई कि मैं सेल करने के लिए तैयार हूं। तो मैंने मैंने मेरे फ्रेंड को एक ऑफर दिया कि मेरे पास कार है, मुझे सेल करनी है फॉर ₹2 lakhs। और ये जो मैंने उसको ऑफर दिया, ये मैंने उसको फोन पे, मोबाइल पे कॉल लगा के नहीं दिया। मैंने उसको लेटर लिखा। मैंने उसको लेटर लिखा, और वो लेटर जो है उस तक पहुंचा ही नहीं था। लेकिन उसको भी ये बात पता चल गई कि मैं कार सेल करने वाला हूं, और वो भी खरीदने के लिए रेडी था, उसकी भी इच्छा थी ये कार खरीदने की। तो मेरा ऑफर अभी तक उसके पास पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही उसने मेरे पास एक लेटर लिख के भेज दिया कि मैंने सुना है आप ये कार बेच रहे हो, मुझे ये कार बहुत पसंद है और मैं खरीदने को तैयार हूं फॉर ₹2 lakh। देखा जाए तो दोनों की इच्छा सेम है। मैं भी चाहता हूं कि वो खरीदे, और वो भी चाहता है कि मैं उसको ही दूं कार। लेकिन दोस्तों, ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ये क्या हो गए? क्रॉस ऑफर हो गए। मैंने भी एक ऑफर उसको दिया है, और सेम ऑफर उसने मुझे दिया है। लेकिन जब वो मुझे ऑफर दे रहा है, वो इस बात से अनजान है कि मैं ऑलरेडी उसको ऑफर दे चुका हूं, खाली उसको कम्युनिकेट अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों, इसको कहा जाता है क्रॉस ऑफर। तो ये दो पार्टीज आपस में जब एक्सचेंज करती है आइडेंटिकल ऑफर, देखोगे तो दोनों ऑफर सेम ही है, आइडेंटिकल है। मैंने भी कहा कि मैं आपको ₹2 लाख में देना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे क्या? और उसकी भी इच्छा है कि वो ₹2 लाख में खरीदना चाहता है। तो दोनों आइडेंटिकल ऑफर है। लेकिन दोनों पार्टीज जो एक दूसरे को ऑफर दे रही है, ये अनजान है एक दूसरे से कि ऐसा ऑफर आया है। तो जैसे ही मैंने ऑफर उसको दिया, लेटर अभी तक उसको पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही उसने मुझे सेम ऑफर दिया है। तो ये क्रॉस ऑफर हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फोर्थ टाइप जो है वो है काउंटर ऑफर। अब दोस्तों, काउंटर ऑफर किसको कहते हैं? जैसे मैंने मेरे फ्रेंड को कहा कि मेरे पास एक कार है, मुझे सेल करनी है, क्या आप मुझसे खरीदोगे फॉर ₹2 लाख? अब उसने कहा, अब ये जो ऑफर है ये उस तक पहुंच गया। ऊपर वाले थर्ड कैटेगरी में, थर्ड टाइप में क्या था? मेरा ऑफर पहुंचा नहीं था, उससे पहले ही उसने मुझे अपना ऑफर भेज दिया। तो उसको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मेरी तरफ से भी ऑफर उसको गया है। इसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। मीन्स मेरी तरफ से भी ऑफर गया, वो वहां तक पहुंचा नहीं, उससे पहले ही उसने मुझे सेम ऑफर दे दिया। तो ये हो गया क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है? मेरा ऑफर उस तक पहुंच गया, मैंने उसको कहा कि मेरे पास एक कार है, मुझे सेल करनी है ₹2 लाख में, क्या आप मुझसे खरीदोगे क्या? ये ऑफर उस तक पहुंच गया। उसने कहा कार तो मुझे पसंद है, मैं खरीदने को तैयार हूं, लेकिन ये कार की जो प्राइस है ₹2 लाख, ये बहुत ज्यादा है, मैं आपको 1,80,000 ही दे सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो है 1,80,000 में वो खरीदने को तैयार है, ये इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, इसको काउंटर ऑफर माना जाएगा। मीन्स मेरे ऑफर के ऊपर उसने एक नया ऑफर क्रिएट किया। मेरा ऑफर सुनने के बाद उसने एक नया ऑफर क्रिएट किया। उसने कहा मुझे ₹2 लाख में तो नहीं चाहिए, मैं खरीदूंगा, लेकिन मुझे 1,80,000 मैं आपको दे सकता हूं। तो यहाँ पे अब एक नया ऑफर क्रिएट हो गया कि 1,80,000 में देना है कि नहीं। अब मुझे डिसाइड करना होगा ये बात। तो उसने एक ऑफर, नया ऑफर जनरेट किया है, और ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वो एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो इसको कहते हैं दोस्तों काउंटर ऑफर। तो एक ये जो ऑफर होता है, ऑफरी, ऑफरी मीन्स जिसको ऑफर दिया गया था, जब वो अपना ऑफर देता है नया, तो उसको कहते हैं दोस्तों क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस।
उसने कुछ मॉडिफिकेशंस किए, वेरिएशंस किए टर्म्स एंड कंडीशन में। जो मैंने उसको ओरिजिनल ऑफर दिया था उसमें उसने मॉडिफिकेशंस किए। तो दोस्तों इसको ही कहते हैं काउंटर ऑफर। आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं फिफ्थ टाइप, जिसका नाम है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जो कुछ समय तक ओपन रहते हैं, कुछ टाइम के लिए ओपन ओपन रहते हैं। उस समय में, उतने समय में जब तक वो ऑफर ऑफर ओपन है तब तक उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसी को ही कहते हैं स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। उस टाइम में एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। तो जैसे टेंडर्स होते हैं, इनवाइट किए जाते हैं, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में ही उसको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक ऑफर तभी वैलिड माना जाएगा जब उसमें ये सारी बातें प्रेजेंट होगी। अगर इसमें से कोई भी बात अब्सेंट है तो उसको हम वैलिड ऑफर नहीं मानते हैं, वो ऑफर वैलिड हुआ ही नहीं। तो देखते हैं, चलो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑफर कैसे होना चाहिए? ऑफर कैपेबल होना चाहिए। ऑफर कैपेबल होना चाहिए लीगल रिलेशंस क्रिएट करने के लिए। जैसे ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे कि लीगल रिलेशंस क्रिएट हो सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है, हस्बैंड ने कहा, हस्बैंड को भी छोड़ो, मैं आपको एक नया एग्जांपल देता हूँ। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे घर पे एक इनविटेशन कार्ड आया, मेरे घर पे एक इनविटेशन कार्ड आया, मेरे फ्रेंड की शादी थी, वो खुद आया देने के लिए। उसने कहा कि ये पर्टिकुलर डेट को यहाँ पे इस समय शादी है, आपको रिसेप्शन में आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है कि आपकी शादी हो रही है, मैं तो जरूर आऊंगा। अब मान लो उस दिन पे मेरा वहां जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो क्या वो फ्रेंड मेरे ऊपर केस कर सकता है? जी नहीं दोस्तों, वो मेरे ऊपर केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो उसने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया था, आने के लिए कहा था उसने, तो उसने मुझे एक ऑफर दिया था। उस ऑफर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आऊंगा, और मान लो मैं उस दिन पे नहीं पहुंच पाया, तो वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो ऑफर था ना, ये ऑफर उस इंटेंशन से नहीं किया गया था जिससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो पाए। मीन्स जब अदर पार्टी, वो जो मेरा फ्रेंड मुझे जब इनविटेशन कार्ड दे रहा था, मुझे ऑफर दे रहा था, तो उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि हमारे बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो, कि अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो वो मेरे ऊपर केस कर सकता है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ऑफर करते वक्त। तो दोस्तों इसको हम वैलिड ऑफर नहीं मानेंगे इन द आईज ऑफ लॉ, तो वो मेरे ऊपर कोई भी तरह का केस नहीं कर सकता है। तो जब पार्टी का इंटेंशन होता है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, आपको याद होगा तो हमने ये पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट तभी हो पाएगा जब दोनों पार्टीज का इंटेंशन कैसा हो, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। तो वो तो तभी हो पाएगा जब ऑफर में भी वो बात होगी। तो ऑफर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए ताकि उससे लीगल रिलेशंस क्रिएट हो सकते हो, कि मीन्स अदर पार्टी ने अगर डिफॉल्ट किया तो फिर उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ऑफर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर ऑफर कैसा होना चाहिए? सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ये भी एलिमेंट हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट केस में पढ़ा था, आपको याद होगा तो हमने उसमें ऑयल के बारे में पढ़ा था। वहां पे मेंशन था कि ए सेल करना चाहता है बी को 100 टन ऑफ ऑयल, लेकिन कौन सा ऑयल ये स्पेसिफाइड नहीं था, क्योंकि ऑयल के तो बहुत सारे टाइप आते हैं। तो ये जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल दिया है। ऑफर कैसा होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, सारी उसकी जो टर्म्स है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ वेग चलेगा तो फिर अदर पार्टी उसको सेम वे में सोच नहीं पाएगी, उसका कंसेंट जो होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर जो है ये ऑफरी तक पहुंचना चाहिए। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसका एक्सेप्टेंस भी वो नहीं कर पाएगा। और यही बात हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में। वो नेफ्यू वगैरह को ढूंढने जाता है, क्योंकि उसको ऑफर के बारे में जानकारी ही नहीं थी, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? तो एक ऑफर तभी वैलिड माना जाता है जब उसका कम्युनिकेशन ऑफरी तक पहुंचता है, और उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा, तो उसको वैलिड ऑफर माना जाएगा। अगर ऑफर ऐसा है जो ऑफरी तक पहुंचा ही नहीं, तो उसको ऑफर कह ही नहीं सकते। जैसे लालमन शुक्ला मिस्टर एल के पास में, मिस्टर एल तक वो ऑफर पहुंचा ही नहीं था, तो उसको ऑफर मानेंगे ही नहीं। ठीक है,
एक बार आप पढ़ोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ये तो हम जब से ऑफर आज हमने स्टार्ट किया तब से ये बात पढ़ रहे हैं कि ऑफर दिया जाता है तो किस इंटेंशन से दिया जाता है, ताकि हम अदर पार्टी से उसके ऊपर एसेंट चाहते हैं, उसकी मंजूरी चाहते हैं, उसका जवाब चाहते हैं। अगर ऑफर ऐसा दिया गया, जैसे मान लो मेरे पास कार है, मैं कहता हूँ कि यार मेरी इच्छा है कार बेचने की, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा और बस मैंने इतना ही कहा, तो ये कोई ऑफर नहीं हुआ उसके लिए। अगर मैं उसको कहता हूँ कि यार मुझे इच्छा है कार बेचने की, क्या आप मुझसे कार खरीदोगे क्या, तो ये हो गया ऑफर। तो जब अ, सामने वाले का एसेंट, अदर पार्टी का एसेंट लेना चाहते हैं, हमने इस ऑब्जेक्ट से, इस इंटेंशन से अपनी विलिंगनेस बताई है, तो उसको ही ऑफर कहते हैं। फिर उसके बाद ऑफर में कोई भी कंडीशंस हो सकती है, मे बी कंडीशनल। दोस्तों ये याद रखना, ऑफर में कोई भी कंडीशंस हो सकती है ना। जैसे मैंने ऑफर देते वक्त कहा कि देखो यार, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि मेरे पास कार है, मैं ये बेचना चाहता हूँ और ये 2 लाख रुपीज में बेचना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे 2 लाख रुपीज में खरीदोगे, लेकिन आपको पेमेंट करनी होगी बाय बैंक। मीन्स आपको एनईएफटी करके, आरटीजीएस करके उसका पेमेंट करना होगा। तो इस केस में मैंने कंडीशन पुट कर दी है, तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ऑफर में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफर शुड नॉट कंटेन a term, should not contain a term the non compliance of which would amount to acceptance। मीन्स ऑफर में कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती है, कोई भी ऐसी बात, ये बात नहीं होगी ऑफर में, ऑफर में ये बात नहीं होगी। मीन्स ये बात नहीं होनी चाहिए, ऑफर में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि आपने अगर कंप्लाई नहीं किया तो उसको हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा, मैंने उसको लेटर लिखा, मैंने कहा मेरे पास कार है, मुझे सेल करनी है, मैं ये बेचना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे ये कार खरीदोगे क्या फॉर रुपीज 2 लाख। और मैंने साथ में ये भी लिख दिया कि अगर आपका जवाब 5 दिन के अंदर मुझे नहीं मिला तो मैं ऐसा समझूंगा कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों इसको वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं उसको ऐसी चीज बोल रहा हूँ, मैं उसको ऐसी चीज ऑफर में इंक्लूड कर रहा हूं जिसका नॉन कंप्लायंस हुआ, तो उसको मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। मीन्स उसका जवाब नहीं आया तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो दोस्तों इसको ऑफर नहीं मानते। तो ऑफर में ऐसी कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, अगर नॉन कंप्लायंस किया अदर पार्टी ने, उसको कंप्लाई नहीं किया, तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, मीन्स अदर पार्टी ने, जिसको ऑफर दिया गया है, उस पार्टी ने अगर कंप्लाई नहीं किया, उस पार्टी ने कंप्लाई नहीं किया, कोई भी जवाब नहीं दिया, तो उसको हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। ऐसा ऑफर नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद में द ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, ये तो हमने ऊपर ही देखा कि स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है और जनरल ऑफर भी हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर में क्या होगा, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है सिर्फ वही पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर में पब्लिक एट लार्ज, मीन्स कोई भी, जिस पर्सन को भी ऑफर के बारे में जानकारी है वो एक्सेप्ट कर सकता है। मीन्स ओपन ऑफर है, सबके लिए ऑफर है, जनरल ऑफर कहते हैं। और स्पेसिफिक ऑफर मीन्स पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए ही है, और जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर पाएगा, कोई और थर्ड पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद में ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर अ मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैजुअल इक्विटी, अ प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है। ऑफर जो है ना, ये अलग है, किससे अलग है, मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास यार, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि मेरे पास कार है और मुझे वो सेल करनी है, मेरी बहुत इच्छा है वो कार सेल करने की। दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना उसको इंटेंशन बताया है, इसको ऑफर नहीं कहा जाएगा। ऑफर तो तब होगा जब मैं इसमें एक और सेंटेंस यूज करूंगा कि क्या आप मुझसे कार खरीदोगे क्या। तो सिर्फ अपना इंटेंशन बताना, इसको ऑफर नहीं कहते हैं। ऑफर इससे अलग होता है, ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से भी अलग होता है। दोस्तों ये जो ऑक्शन सेल होते हैं या फिर टेंडर्स इनवाइट किए जाते हैं, तो दोस्तों ये इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। जैसे मैंने आपको इनवाइट किया, जैसे आप कोई शोरूम में जाते हो, शोरूम में डिस्प्ले में बहुत सारे गुड्स पड़े होते हैं, वहां पे प्राइजेस वगैरह भी लिखी होती है, तो दोस्तों वो ऑफर नहीं होते हैं, वो इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे ही आप वो गुड्स वो रैक में से, वो
इसमें से गुड्स उठाते हो, अपनी बास्केट में डालते हो, तो उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट किया है। वो इनविटेशन टू ऑफर था। और जैसे ही आप बास्केट में डालते हो ना, तो आप ऑफर दे रहे हो शॉपकीपर को कि मुझे ये चीज परचेस करनी है। फिर आप काउंटर पे जाते हो, अगर वो देता है तो उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं देना चाहता है तो वो साइड में निकाल के रख भी सकता है। वो ऐसा भी कह सकता है कि मैं आपको ये चीज नहीं दे सकता हूं। आप उसके ऊपर कोई भी तरह का केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑफर उसने नहीं दिया आपको, उसने तो इनविटेशन टू ऑफर दिया है। तो वो इनवाइट कर रहा है कि जिस किसी को भी गुड्स खरीदने हैं, आ सकते हो, आप खरीद सकते हो और ऑफर दे सकते हो। तो जैसे ही आप बास्केट में डालते हो, तो आप उस शॉपकीपर को ऑफर दे रहे होते हो। अब वो शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आपको वो चीज देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। बहुत बहुत बार इसके ऊपर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी आता है, या फिर ऑक्शन सेल जो होता है। ऑक्शन में क्या होता है दोस्तों, वो जो नीलामी होती है उसमें क्या होता है, पेपर में ऐड दिया जाता है कि इस तारीख को इस प्लेस पे इस समय ऑक्शन किया जाएगा, जिस किसी को भी आना है आ सकते हो। तो जो पर्सन वहां पे आ रहे हैं, तो ये जो ऑक्शन का हमने ऐड दिया पेपर में, ये क्या था, ये ऑफर नहीं था, ये इनविटेशन टू ऑफर था। कि हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आके हमको ऑफर दो, आप आओ और हमको ऑफर दो, हम आपको इनवाइट करते हैं। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। फिर पर्सन्स आते हैं ऑक्शन सेल में, फिर वो बोली लगती है, वो बोलता है मैं इतने पैसे दूंगा, वो बोलता है मैं इतने पैसे दूंगा। तो वो क्या कर रहे होते हैं, ऑफर उधर से आ रहे होते हैं। फिर वो जो ऑक्शनियर होता है जो सेल करता है, वो फॉल ऑफ हैमर, वो ठक ठक 3 बार वो हथौड़ा गिरा के वो क्या करता है, वो फाइनल करता है। जिस किसी का भी हाईएस्ट बिड होगा उसको वो चीज जो है वो चली जाएगी। तो ये क्या है, वो जो बिड आ रही है ना, जो बोली लगा रहे हैं लोग, वो ऑफर दे रहे हैं। फिर अब ये ऑक्शनियर के ऊपर डिपेंड करता है उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से अलग है। पहले होता है इनविटेशन टू ऑफर, फिर होता है ऑफर, फिर होता है एक्सेप्टेंस। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इनविटेशन टू ऑफर मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी एक केस हुआ था, मैं आपके साथ ये केस डिस्कस करूंगा शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक पर्सन है, एक पर्सन ने एक कंपनी को पूछा था, एक कंपनी को लेटर भेजा था, और उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि क्या आप ये बम्पर हॉल पेन है हमको सेल करना चाहते हो, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। ऐसा उस पर्सन ने लेटर में लिखा। किसको लेटर लिखा गया, कंपनी को। और दूसरा क्वेश्चन क्या था उसमें कि आप इसकी लोएस्ट कैश प्राइस बताओ। तो यहां पे उस कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दिया। उसने लेटर लिखा कंपनी ने उस पर्सन को, और कहा कि इस बम्पर हॉल पेन की लोएस्ट कैश प्राइस जो है वो 900 यूरोज है। तो यहाँ पे ये जो है 900 यूरोस या पाउंड्स, तो उसने सिर्फ लोएस्ट कैश प्राइस बताई है। इसको ऑफर नहीं मान सकते दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने सिर्फ लोएस्ट कैश प्राइस बताई है। अब अदर पर्सन ने, वो जो पर्सन था जिसने पहले प्राइस के बारे में पूछा था, उसने कहा कि ठीक है, मैं ये जो बम्पर हॉल पेन है ना, ये खरीदने को रेडी हूँ 900 पाउंड्स में। तो यहाँ पे उस कंपनी ने सेल करने से मना कर दिया। तो फिर वो पर्सन जो है जिसने प्राइस पूछा था, वो गया कोर्ट में। उसने कहा कि देखो, मैंने इनसे प्राइस पूछा, इन्होंने मुझे प्राइस बताया, और मैंने ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, और ये बाद में बोलते हैं कि मुझे सेल नहीं करनी है। तो वहां पे कोर्ट में ये डिसीजन पास किया गया कि ये जो था, उन्होंने जो कैश प्राइस बताया था, लोएस्ट कैश प्राइस जो बताया था, ये सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आपने उनसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, क्या आप बम्पर हॉल पेन सेल करोगे, और इसकी लोएस्ट प्राइस क्या होगी। ऐसे 2 क्वेश्चन आपने पूछे थे। उन्होंने सिर्फ आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया कि इसकी जो लोएस्ट प्राइस है वो 900 पाउंड्स है। तो इसको ऑफर नहीं माना जाएगा। तो ये जो आप कह रहे हो कि मैं ये खरीदने को रेडी हूं 900 पाउंड्स में, ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। मीन्स कंपनी के फेवर में ये डिसीजन गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से ये अलग है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं 9th एसेंशियल एलिमेंट के ऊपर। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, मीन्स एक पार्टी कुछ बाय वर्ड्स बोल के
ओरली या फिर राइटिंग में भी ऑफर दे सकती है, या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है, मीन्स बाय कंडक्ट कोई एक पार्टी कुछ ऐसा काम करेगी जिससे अदर पार्टी को पता चल जाएगा कि इसने मुझे ऑफर दिया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, या फिर कुली का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे ही हम बहुत बार ऐसे होता है, ट्रेन से उतरते हैं, बस से उतरते हैं, तो कुली आके खड़े हो जाते हैं और वो कुछ बोलते नहीं है, वो डायरेक्ट हमारा लगेज ले लेते हैं, उठा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उसको कुछ बोल नहीं रहे, तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि उसने हमको इम्प्लाइड ऑफर दिया है। वो चाहता है, उसने ऑफर दिया है कि मैं ये बैग आपका वहां यहाँ से लेके जाके वहां पे ड्रॉप कर दूंगा और बदले में आपसे पैसे लूंगा, तो ये उसकी तरफ से इम्प्लाइड ऑफर हो गया, तो मुझे उसको पैसे देने ही होंगे। तो जब एक पार्टी बाय वर्ड्स एक्सप्रेस करके देती है तो उसको एक्सप्रेस ऑफर कहा जाता है, या फिर वो बाय कंडक्ट, बाय अपनी एक्ट से वो ऑफर देती है तो उसको हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। और लास्ट, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। तो यहाँ पे दोस्तों वही बात कही है कि अगर कोई आप प्राइस बता रहे हो तो उसको ऑफर नहीं माना जाएगा। ऑफर जो है ये इनविटेशन टू ऑफर से अलग है, ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है, वही बात यहाँ पे कवर होगी। तो ये बात ध्यान में रखना कि इनविटेशन टू ऑफर किसको कहा जाएगा। इनविटेशन टू ऑफर के ये एग्जांपल्स है, जैसे किसी कंपनी ने इनवाइट किया पब्लिक को कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। जैसे कंपनी जब शेयर इशू करती है तो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस में सारी जानकारी होती है कंपनी की, और उसके साथ ही एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो जब आप शेयर्स को अप्लाई करते हो तो आप ऑफर दे रहे हो कंपनी को। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है आपको शेयर्स देने हैं कि नहीं देने हैं। तो कंपनी ने तो आपको प्रॉस्पेक्टस दिया, मीन्स कंपनी ने आपको इनवाइट किया कि आप हमको ऑफर दो। तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ये ऑफर नहीं होता है, ये इनविटेशन टू ऑफर होता है। कंपनी आपको इनवाइट कर रही है कि आप हमको ऑफर दो, फिर आप जब अप्लाई करते हो फॉर्म भर के तो आप कंपनी को ऑफर दे रहे हो। तो यहाँ पे अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑफर वो एक्सेप्ट करे या ना करे, मीन्स आपको शेयर दिए जाए या ना दिए जाए। और फिर डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी शोरूम में जाते हो तो वहां पे डिस्प्ले में गुड्स पड़े होते हैं, फिर आप उसको पिक करते हो। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप जैसे ही बास्केट में रखते हो तो आपने वो इनविटेशन टू, मीन्स आप ऑफर दे रहे हो शॉपकीपर को कि हम खरीदने को तैयार है। क्या आप हमको बेचोगे, क्या आप हमको सेल करोगे क्या। फिर शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। जैसे ही फिर एक और एग्जांपल है ऑक्शन सेल की एडवर्टाइज करना। न्यूज़पेपर में जैसे ही ऐड आती है कि इस टाइम पे, इस समय, इस जगह पे ये ऑक्शन होगा, तो ये क्या है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। फिर पर्सन वहां पे आते हैं, आने के बाद बिड लगाते हैं, तो जो पर्सन बिड लगा रहे हैं वो ऑफर देते हैं। ऑक्शनियर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका ऑफर एक्सेप्ट करना है और किसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ऑफर के पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है दोस्तों। फिर उसके बाद कोटेशन ऑफ प्राइजेस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। बहुत बार ऐसे होता है हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसका कोटेशन मांगते हैं पहले। तो कोटेशन जो आता है ना, ये क्या है, ये कोटेशन जो है ये क्या है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। बहुत बार आप क्या होता है, आप कोटेशन लेने जाते हो तो जैसे मान लो मुझे गाड़ी खरीदनी है तो कोटेशन में होता है 1 लाख रुपीज, फिर हम जब एक्चुअल परचेस करने जाते हैं तो मिलता है 1,05,000 रुपीज। फिर आप तब पूछते हो कि ये 5,000 ज्यादा क्यों, आपने तो कोटेशन 1 लाख का दिया था। तो वो बहुत बार बोलता है कि वो कोटेशन था ना, अब वो आप बहुत पहले लेके गए थे, वो पिछले महीने की बात थी, अभी प्राइसेस जो है बढ़ गए हैं। तो फिर वो जो है आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो आपने कोटेशन कुछ और दिया था, आप उससे प्राइस कुछ और चार्ज कर रहे हो। तो वो जो था, वो कोटेशन जो था वो इनविटेशन टू ऑफर था। फिर आप जब परचेस करने के लिए जाते हो तो आप उसको ऑफर दे रहे हो शोरूम वाले को कि मैं खरीदने को तैयार हूँ ये प्राइस पे। अब उसकी मर्जी है उसको सेल करना है कि नहीं करना है। तो जब प्राइजेस के कोटेशन दिए जाते हैं ना, तो कोट किए जाते हैं जब प्राइजेस, तो उसको ऑफर नहीं कहा जाता है, उसको इनविटेशन टू ऑफर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो ऑफर वाला टॉपिक है ये खत्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर दूंगा और हमारा एक्सेप्टेंस अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।